नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के निबंध और जो इनके निबंध संग्रह मिट्टी की ओर में संकलित है। इतिहास के दृष्टिकोण से इनका पहला निबंध है, जिसका आधा भाग हमने कल कर लिया था। तो आइए आज आगे का निबंध देखते हैं। यहाँ पर विद्रोह की असंगतियां और अशक्तताओं पर उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। छायावाद की उत्पत्ति के कारणों की सैद्धांतिक विवेचना जितनी सुंदर और महान है, हिंदी में प्रकट हुए उसके असली रूप का विश्लेषण उतना ही असंगतिपूर्ण और निराशाजनक है। यह भी ध्यान देने की बात है कि छायावाद के समर्थन में आरंभ से लेकर आज तक जितने भी निबंध लिखे गए, उन सब में हम इसकी दुर्बलताओं को बड़े बड़े सिद्धांतों के घटाटोप से ढक देने का एक सचेष्ट प्रयास करते हैं, यानी अपनी इच्छा से हम उन दुर्बलताओं को छुपाने की कोशिश करते हैं। शांत की अनंत से मिलने की आकुलता, प्रकृति के कण कण में एक अज्ञात सत्ता का प्रतिबिंब, मनुष्य की व्यक्तिगत अनुभूतियों की श्रेष्ठता और सौंदर्य तथा रहस्य की सूक्ष्मतम अनुभूतियों की अभिव्यक्ति, ये ही कुछ सत्य तथा कल्पित सिद्धांत थे जिनके बल पर आलोचक छायावाद को जनता के द्वारा ग्राह्य सिद्ध करना चाहता था। अर्थात इन्हीं भावों को, जो छायावाद से जुड़ी हुई बातें हैं, छायावाद की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उन्हीं के बल पर जो आलोचक है, ये छायावाद को जनता के द्वारा ग्राह्य सिद्ध करना चाहता है। जिन लोगों में यह आशा की जाती थी कि वे बुद्धि और औसत धरातल पर आकर जनता के साथ इसका सम्यक परिचय करा सकेंगे, उन्होंने भी जब लेखनी उठाई तब सिद्धांतों की ही विवेचना वो करने लगे। यानी यहाँ पर भी जो आलोचक है या जो विद्वान लोग हैं, जिनसे उम्मीद थी कि वो छायावाद के प्रति अपने विचारों की अभिव्यक्ति करेंगे, लेकिन वो भी कैसे ही रहे, सिद्धांतवादी ही बने रहे और उससे आगे बढ़े तो प्राचीन इतिहास से मिलती जुलती रचनाओं के उदाहरण लेकर जनता से कहने लगे कि ये धारा बिल्कुल नई नहीं है। हमारे साहित्य के इतिहास में ऐसा पहले भी हुआ था। श्रीमती महादेवी वर्मा और स्वर्गीय प्रसाद जी के छायावाद और रहस्यवाद संबंधी लेख इसी उद्देश्य से लिखे गए मिलते हैं। तो यहाँ पर विचारों में अभी भी तालमेल की कमी है, जिससे कि छायावाद से संबंधित जो विचार हैं वो लोग आसानी से ग्रहण नहीं करते। उनके लेखों में हम ऐसी सतर्कता पाते हैं जो अपने पक्ष की दुर्बलताओं को जानते रहने के कारण स्पष्टता के छिपाने के प्रयास से जन्म लेती है। इन सभी लोगों में एक पंत जी ही ऐसे थे जिन्होंने अपने पक्ष की प्रबलता को भली भांति जानने वाले कर्मठ पुरुष की स्पष्टता के साथ आरंभ में ही पल्लव की भूमिका में उन सभी उद्देश्यों की घोषणा कर दी थी जिनकी स्थापना के लिए वे साहित्य में आए थे। यानी पल्लव क्या है, एक घोषणा पत्र के रूप में उनकी रचना है और ये मानते हैं कि पल्लव में जो बातों की अभिव्यक्ति हुई है पंत जी की, वो उनके विचार हैं जिनको लेकर वो साहित्य में आए थे। पल्लव की भूमिका छायावाद का मैनिफेस्टो थी और एक नए आंदोलन का रुख उस लेख में जितनी स्पष्टता पूर्वक प्रकट हुआ, उतना साफ और किसी निबंध में नहीं। यह भी ध्यान देने की बात है कि नए कवियों में जनता ने पंत को ही अपना सर्वाधिक प्रेम अर्पित किया और आज वे ही छायावाद का भी सुधार कर रहे हैं। यानी उसमें बदलाव लाने का प्रयास कौन कर रहे हैं? पंत जी कर रहे हैं। और जो नवयुग के पाठक हैं या नवयुग के कवि हैं, उनमें या जनता को अगर देखें तो उनमें सबसे ज्यादा प्रेम किसको मिला? उनसे पंत जी को मिला। सबसे बड़ी गलती छायावाद को रहस्यवाद सिद्ध करने में हुई। रहस्यवाद साहित्य से बाहर धर्म का गुण है और साहित्य में आकर भी वह भक्त कवि की अधूरी ईश्वरानुभूति का ही धुंधला उद्गार हुआ करता है। देखिए, रहस्य जहां हम अगर स्पष्ट करें, धर्म का गुण क्यों है? क्योंकि रहस्य किसके प्रति? ईश्वर के प्रति, ईश्वर की सत्ता के प्रति। तो यहाँ पर इनका ये मानना है कि भक्त कवि भी इसकी अधूरी ईश्वरानुभूति का ही एक धुंधला सा उद्गार प्रकट करते हैं। वह धर्म का आनंद पद और काम का धार्मिक स्वरूप है। सौंदर्य और आनंद के उन्माद भावों की साधना जब धर्म के माध्यम से होने लगती है,
तब साहित्य में एक प्रकार की वाणी प्रकट होती है। और वो वाणी क्या कहलाती है? जिसमें अध्यात्म की माधुरी के साथ साथ काव्य का चमत्कार शामिल रहता है। इस मिश्रण में अध्यात्म का मूलाधार ज्ञान और आनंद का उद्गम स्थल भक्ति होता है, यानी ज्ञान और भक्ति का संयोग है। साहित्य में एक परंपरा है जो शुद्ध भक्ति के उद्गारों को प्रार्थना करती है। इस परंपरा के अनुसार रहस्यवाद की रचनाएं वे ही होती हैं जो ज्ञान और भक्ति के समन्वय से जन्म लेती है और जिनमें अध्यात्म की ओर बढ़ते हुए भावुक संत का धुंधला उन्माद होता है। किंतु ये परंपरा ही है, यानी ये परंपरा है जो चली आ रही है, लेकिन यहाँ पर विद्वान ये मानते हैं कि ये क्या है, ये परंपरा है। दिनकर जी के ये विचार हैं। सत्य यह है कि ऐसी कोई स्पष्ट रेखा अभी तक खींची नहीं गई जो रहस्यवाद की रचनाओं को ईश्वरानुभूति विषयक अन्य रचनाओं से विभाजित कर दे या उनमें विभाजन को स्पष्ट करे। प्रार्थना और प्रेमानुभूति की बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जो रहस्य लोक की कृति कही जा सकती है। रहस्यवाद की बहुत सी कविताएं हैं जो केवल प्रार्थना और प्रेमानुभूति के उद्गार हैं, किंतु रूढ़ियों ने रहस्यवाद के जो लक्षण मान लिए हैं उन्हीं के बल पर अक्सर काव्य विशेष को रहस्यवाद का उदाहरण मानने की जो प्रथा है वो चली आ रही है। यानी जो रहस्यवाद है उसका काव्य में आगमन या काव्य में उसका होना भी रूढ़िवादिता से ग्रस्त है या उसी का प्रभाव है। वेदों को देखने से कहीं कहीं ऐसा मालूम होता है कि आरंभ में ब्रह्म को बुद्धि से प्राप्त करने का प्रयास किया गया था, यानी बुद्धि के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति। किंतु उपनिषदों के काल में आते आते यह भासित होने लगा, यानी आभास होने लगा कि केवल ज्ञान इसके लिए बहुत ही अपर्याप्त है। केवल ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है। मुंडकोपनिषद में कहा है कि नायमात्मा परवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेम। तैत्तिरीय ने आनंद कहकर आत्मा को ही पुकारा है। आनंद आत्मा की, ये यहाँ इसकी पेज संख्या दे रखी है। आनंद स्वरूप ब्रह्म की उपलब्धि के विषय में घोषणा करते हुए कठोपनिषद ने कहा, नैषा तर्केण मति रापन्या। तो यहाँ पर किस प्रकार ब्रह्म को स्पष्ट किया है, ब्रह्म को परिभाषित किया है अलग अलग वेदों के माध्यम से, उसकी चर्चा वो कर रहे हैं। और वेदों की ऋचाओं में जो हम काव्य का चमत्कार देखते हैं वह भी आनंद के मार्ग से आत्मा को ही ग्रहण करने का प्रयास है, यानी आनंद के द्वारा आत्मा को ही ग्रहण करने का प्रयास है। इस आनंद का जन्म नीरस दार्शनिक विचारों से नहीं बल्कि ज्ञान की विफलता से होता है। रहस्यवाद अपने मूल रूप में किसी कवि या कलाकार का नित्य गुण नहीं है, प्रत्युत ज्ञानाकुल भक्त का गुण है, यानी ज्ञान से युक्त और भक्ति से सरोबार जो व्यक्ति है उसका ये गुण है। मैथिली शरण जी को भक्त मानकर अभी हाल ही में एक आलोचक ने लिखा था कि उनका रहस्यवाद क्या है, कमजोर है, क्योंकि वह ज्ञानी नहीं तो वो क्या है, वो भक्त है। मानो रहस्यवाद ज्ञान की कसरत का नाम हो, मानो रहस्यवाद मीमांसा तर्क न्याय से जन्म लेता हो, मानो भक्ति के बिना ज्ञान ईश्वरानुभूति का आनंद उठाने में अकेला ही समर्थ हो, यानी बिना भक्ति के ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति का आनंद लेना जैसे संभव हो। केवल ज्ञान के आधार पर आध्यात्मिक रहस्यों के विश्लेषण से वेदांत के सूत्रों का जन्म होता है। वह मस्तिष्क का एक रूखा खेल है। माधुरी तो उसमें हृदय के योग से पैदा होती है, यानी उसमें मधुरता का भाव कब आता है, जब उसमें हृदय के भाव मिल जाए। और हृदय का योग ज्ञानी नहीं भक्त ही दे सकता है, क्योंकि ज्ञानी क्या करेगा, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, और भक्त क्या करेगा, वो अपने हृदय से अपने परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करेगा। छायावाद को रहस्यवाद से संबंध सिद्ध करने से जनता की जिज्ञासा की शांति नहीं हो सकती। उसे भारत की प्राचीन संपत्ति बताने में भी छायावाद के प्रति जनता का आदर नहीं बढ़ सकता था। जनता का जो विरोध है वो साहित्य के धार्मिक भावों से नहीं था, वह सिर्फ यह जानना चाहती थी कि छायावाद में सभी सच्ची धार्मिकता है या नहीं। एक अधार्मिक युग में धर्म के उदय का संवाद सुनकर लोगों में संशय का उत्पन्न होना बहुत ही स्वाभाविक है, यानी लोग यहाँ समझ नहीं पा रहे थे कि ये अधार्मिक युग है, इसमें धर्म की बातें किस प्रकार चल रही है। इस संशय की वृद्धि इस बात से भी होती थी कि कॉलेज और स्कूल से निकलने वाला प्रत्येक नवयुवक अचानक अध्यात्म की उच्च भूमि में पहुंच जाता था तथा नई धारा के
अग्रणी कवियों में से किसी को भी अपने व्यक्तिगत जीवन में धार्मिक होने की प्रसिद्धि प्राप्त नहीं थी। वो अपने व्यक्तिगत जीवन में धार्मिक नहीं बल्कि यहाँ अपने विचारों की वो पुष्टि करते हैं कि वो धर्म से इतना जुड़े हुए नहीं थे। फिर इन कवियों में कहीं भी प्राचीन संत कवियों की प्रार्थना की शीतलता, आध्यात्मिक विरह की बेचैनी तथा आनंद के लोक में आत्मा के महाजागरण का उल्लास नहीं मिलता था। जो कुछ मिलती थी वह थी गहरी अस्पष्टता, गहरा धुंधलापन और प्रत्येक वस्तु को एक नई दृष्टि से देखने का गहरा मोह। यानी जो एक भक्त के गुण थे या ईश्वर के प्रति जो समर्पण का भाव है वो इनमें देखने को नहीं मिलता। अगर दृष्टिकोण की नवीनता पर जोर दिया जाए तो संभव है कि जनता उतना नहीं चिढ़ती। यह भी संभव है कि दृष्टिकोण की नवीनता पर जोर देने का प्रभाव इन नए कवियों पर कुछ दूसरे रूप में पड़ता जो नई कविता के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाने के लिए झुंड बांधकर आ रहे थे। किंतु उन्होंने बाहर रहते हुए जो कुछ सुना था उसमें प्रमुख संवाद यह नहीं था कि हिंदी कविता में एक प्रचंड क्रांति हुई है तथा उसकी शैली और भाव दोनों ही बड़ी तेजी से बदल रहे हैं, बल्कि यह कि हिंदी में कविता करना सहल हो गया है तथा उसमें प्रेम और वेदना के गीत बड़ी ही आसानी से गाए जा सकते हैं। अर्थात हिंदी के जो बदलता हुआ काव्य रूप है उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग विद्वानों के माध्यम से अलग अलग तरीके से की जा रही थी। यहाँ पर हिंदी कविता में एक प्रचंड क्रांति जो हो रही थी उसके बहुत सारे लोग हैं जो स्वीकार नहीं कर रहे थे, बल्कि उसको अलग तरीके से देख रहे थे कि अब काव्य का वो स्तर नहीं रहा बल्कि बहुत आसान हो गई है। अपने प्रेम और पीड़ा के जो भाव है उसको आसानी से इस युग में गाया जा सकता है। और सत्य ही काव्य क्षेत्र में ऐसी कुलेहिलिका छाई हुई थी कि उसके भीतर छिपकर कुछ भी कहा जा सकता था और पीछे उसकी कुछ भी टीका की जा सकती थी, यानी टीका टिप्पणी की जा सकती थी। उसमें शारीरिक आसक्तियों के गीतों की व्याख्या प्रभु की प्रीति में हो रही थी और वासना का नाम आध्यात्मिक प्रेम दिया जा रहा था। तो कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि ये वो समय काल है जब कुछ भी लिखा जा सकता था या कुछ भी भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती थी, यानी उसमें शारीरिक आसक्ति के गीत की व्याख्या प्रभु की प्रीति में हो रही थी। और वासना को क्या नाम दिया जा रहा था? आध्यात्मिकता या आध्यात्मिक प्रेम से उसे जोड़ा जा रहा था। रोजी के अभाव, रुपयों की कमी और बेकारी से जन्मी हुई निराशा संसार से विराग का रूप ले रही थी और दैनिक जीवन की कठिनाइयों से घबराया हुआ कवि उस पार चल देने के लिए और नहीं तो एक भगंतरी की खोज कर रहा था। निराशा, वेदना, अस्वस्थ वैराग्य के प्रति ऐसी आसक्ति बढ़ी कि जिन्हें आर्थिक साधन सुलभ थे वे भी इसी ओर झुके और अपनी दैनिक प्रेम लीलाओं की क्षणिक निराशा और वियोग में परमात्मा से आत्मा के अनंत विरह का रूपक देखने लगे। यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि जो अपने दिनचर्या में उनके जीवन में जो निराशा थी, वियोग का भाव था, उससे किसको जोड़ दिया? अपने परमात्मा से जोड़ने लगे। यह सच है कि निराशा की लहरों में बहने वाले अधिकांश कवि वे थे जो अब क्षेत्र में नहीं है, किंतु इस शमित वेगा नदी के दोनों किनारों पर अब भी ऐसी कृतियां खड़ी है जो जीवित और चैतन्य है, जीवित है और जिनमें जान है, चेतना है उनमें, तथा जो इतिहास में अपने लिए स्थान सुरक्षित करती जा रही है। इस नदी के उस पार प्रसाद जी का आंसू, महादेवी वर्मा जी की निहार रश्मि तथा द्विज की अनुभूति है। उसके पार उसके इस पार श्रीयुत हरिवंश राय जी बच्चन है जो निराशा और वेदना को अधिक बोधगम्य और कहीं अधिक सुंदर बनाते जा रहे हैं। यानी दो अलग अलग शमित वेगा, यानी शमित के वेग से बहती हुई, उनके भावों, जो उनके दबाने वाले जो भाव है उनके वेग से बहती हुई नदी बह रही है। दोनों किनारे अलग अलग हैं और दोनों पर दो अलग अलग विचारधाराओं के कवि खड़े हैं, यानी उनका काव्य बढ़ रहा है। कोई बहुत आगे का साहित्यकार जब छायावादी युग के पन्ने उलटने लगेगा तब संभव है वह इस युग को कविता का वैराग्य युग कह डाले, क्योंकि कुछ समर्थ कवियों को छोड़कर बाकी जितने लोग उस समय मैदान में थे वे सबके सब जीवन से विरक्त, अपने आसपास के लोगों से नाराज और इस दुनिया को छोड़कर कहीं अन्यत्र चल देने को तैयार बैठे थे। देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद है, पंत है, निराला जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं। इनके काव्य में अगर हम देखें तो इस अनंत संसार के प्रति निराशा का भाव नजर आता है।
यहाँ जो आत्मा और परमात्मा का मिलन है वो उनकी प्रमुखता है, और इनके जीवन में जो विरह का, वियोग का पीड़ा है वो भी इनके काव्य में दिखाई देती है। तो निराशा के अंतिम संस्कार के कारण कवि उस मनोदशा को प्राप्त हो रहे थे जिसमें दूसरों के सहानुभूतिपूर्ण शब्द भी अच्छे नहीं लगते हैं। तत्कालीन हिंदी कवियों में से अनेक ऐसे थे जिनकी मनस्थिति ठीक उसी प्रकार हो गई थी जैसी गालिब की पंक्तियों में नजर आती है। रहिए एक ऐसी जगह चलकर जहां कोई न हो, हम सखुन कोई न हो और हम जबा कोई न हो, पड़िए अगर बीमार तो कोई न हो, तामीरदार सेवा करने वाला कोई न हो, और अगर मर जाइए तो नो रहबा कोई न हो। कहने का भाव क्या है कि अकेलेपन का भाव यहाँ नजर आता है। हम सुकून और हमजबा भाइयों के बीच से ये कवि भगकर बाहर तो नहीं जा सकी, हाँ उन्हीं के बीच रहते हुए स्वयं ऐसा सखून और ऐसी जबां बोलने लगे जिन्हें अपने आसपास के लोग समझने में असमर्थ थे। अतः समझना चाहिए कि गालिब ने जो स्वप्न देखा था, छायावाद काल के कितने ही हिंदी कवियों ने उसे चरितार्थ कर दिया। यानी जो अकेलापन का भाव नजर आता है, इस दुनिया से विरक्ति का भाव नजर आता है, वो छायावाद के कवियों में देखने को मिलता है। लोगों के बीच से भगकर नहीं, बल्कि अपने मन में एक नया संसार बनाकर उन्होंने समाज को नहीं छोड़ा, इस दुनिया को नहीं छोड़ा, लेकिन अपने ही मन के काल्पनिक संसार में वो अपना जीवन जीते रहे। इसी प्रकार आदरणीय महादेवी बल्कि अपने में एक नया संसार बसाकर तथा अपने लिए एक नई भाषा की इजाद करके, यानी इनकी भाषा में भी नयापन है। इसी प्रकार आदरणीय महादेवी जी का भी वह अनोखा संसार अच्छी तरह बस गया जिसमें उनका पागल प्यार आरंभ से ही चाह रहा था, तथा हमें विश्वास है कि जीवन का मत समीर मस्त जो वायु है अब उनकी आज्ञा को मानता है, उनकी शांति को भंग करने के लिए उस तरफ को नहीं जाता जिधर उनका एकांत सो रहा है। यानी मन में जो अकेलेपन का भाव है वही उनकी प्रधानता है, काव्य की प्रमुखता है। विद्रोह की भावना पर जन्म लेने वाला साहित्य निराशा और वेदना के कुहासे में उलझ कर रह जाए, यह एक ऐसी असंगति है जिसकी सम्यक व्याख्या सभी विचारों के परे हो जाती है। इसे आजकल लोग पलायनवाद कहकर समझाते हैं, यानी कहीं से चले जाना, पलायन कर जाना, जो बहुत अंशों में सही मालूम होता है, क्योंकि छायावाद के आते न आते भारतवर्ष में स्वतंत्रता का संग्राम छिड़ गया और आशा की जाती थी कि साहित्य इसमें पूरे बल से योग देगा, किंतु इसके विपरीत वह धरती के ऊपर उठकर स्वप्न में मंडराने लगा। यानी इस लोक से स्वप्न लोक में वो चला गया। साहित्य में परिवर्तन क्या आया कि वास्तविकता की बजाय कल्पना महत्वपूर्ण रही। इधर हाल से यह कोशिश भी शुरू हुई कि छायावाद कालीन हिंदी कवियों की मनोदशा को प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप में जन्म लेने वाली उस मनस्थिति से मिलाकर देखना चाहिए जिसके कारण इंग्लैंड में इलियट जैसे गंभीर नैराश्य की व्यंजना करने वाले कवियों का जन्म संभव हुआ। परंतु यहाँ विचारणीय क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाला भारत यह नहीं जानता था कि वह क्यों लड़ रहा है, इतना भी नहीं कि वह इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वह इंग्लैंड का गुलाम है। ऐसी स्थिति में उस युद्ध को इतनी प्रमुखता देना एक कृत्रिम प्रयास था। प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न होने वाली निराशा का प्रवेश हमारे साहित्य में भी हुआ, किंतु बहुत बाद को तथा सीधे नहीं, प्रत्युत इलियट और उसके अनुयायियों की कृतियों के माध्यम से ही ये बातें स्पष्ट हुई। तो कहने का भाव क्या है कि परिस्थितियों का प्रभाव भी बहुत पड़ा। उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उनका प्रभाव भी हमारे काव्य पर देखा जा। परिणाम में छायावाद चाहे पलायनवाद का ही रूपक रहा हो, किंतु उसके जन्म और विकास की प्रक्रिया बड़ी ही क्रांतिपूर्ण थी। व्यक्तिकता के उद्देश्य से यह प्रवृत्ति चल पड़ी कि मनुष्य निश्चित रूप से समाज और सभ्यता के सामने जिम्मेदार नहीं, उसे अपनी बातों को अपने ढंग पर सोचने का नैसर्गिक अधिकार है और समाज के प्रति दायित्व के भाव उसके बंधन नहीं बन सकते। अर्थात वो अपने विचारों से अपने जीवन को जिए, समाज के बंधनों में वो नहीं बंधेगा। मनुष्य के लिए समाज ही सब कुछ नहीं, पृथ्वी, पहाड़, फूल, पत्ते और अपने मन की दुनिया भी उसके लिए सच है। और जहाँ समाज के कुत्सित रूप से मनुष्य को विरक्ति हो जाती है, समाज में जो बुराइयां हैं उससे मनुष्य कौन सा भाव लेकर आता है? विरक्ति का भाव लेकर आता है। वहां उसके लिए पिछली वस्तुएं ही अधिक सत्य हो जाती है।
इसके फलस्वरूप प्रकृति के प्रति एक नए दृष्टिकोण का आरंभ हुआ तथा उसकी सुंदरताओं में एक नए ढंग की दिलचस्पी ली जाने लगी। केवल प्रकृति ही नहीं अपितु वरन जीवन के विभिन्न अंगों की व्याख्या में नया दृष्टिकोण प्रमुख होने लगा और इसके स्वाभाविक फलस्वरूप साहित्यिक कृतियों में कल्पना की अतिवृद्धि होने लगी। मनुष्य क्या करता है, क्या सोचता है और क्या कहता है, साहित्य में इसका वर्णन उठने लगा और कविगण यह बताने में अधिक आनंद लेने लगे कि कुछ सोचते, कहते अथवा करते समय मनुष्य में क्या क्या भाव उठा करते हैं। इसी प्रकार साहित्य से प्रकृति के तद्गत रूप का वर्णन भी विदा होने लगा और उसके जगह पर व्यंजना उपस्थित होने लगी। कवि के व्यंजना का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि उसको सुंदरता मिलने लगी। कवि के हृदय में आकर प्रकृति कैसी हो जाती है, फूल स्वयं कैसा है, उसके स्थान पर यह लिखा जाने लगा कि फूल कवि को कैसा लगता है। यहाँ यह बात विचारणीय है कि कवि भी आखिर मनुष्य ही तो है और साधारणतः उसका अच्छा या बुरा लगना बहुत कुछ लोगों के अच्छा या बुरा लगने के समान ही होना चाहिए। और इसमें संदेह नहीं कि जिस कवि की चेतना भटक कर सर्वसाधारण की चेतना से बहुत दूर नहीं चली गई थी, उसकी व्यक्तिगत अनुभूतियां यथेष्ट रूप से बोधगम्य और सुंदर रही। यानी जो जनता से जुड़ा रहा वो श्रेष्ठ कवि रहा। किंतु छायावाद के आरंभ काल में अधिक कवि ऐसे ही थे जिन्होंने व्यक्तिकता को शायद विचित्रता समझ लिया था तथा जिनकी दृष्टि में जनसाधारण की चेतना से बहुत दूर जाकर कष्ट कल्पना की अनुभूति को छंदोबद्ध करना ही नवीनता का पर्याय था। पंत जी का वह अद्भुत गान जिसमें वो क्या कहते हैं, लाई हूं फूलों का हास, लोगी मोल पहली श्रेणी का उत्कृष्ट अवदान था तथा पिछली श्रेणी की रचनाओं के अनेक उदाहरण श्री लक्ष्मी नारायण जी मिश्र के अंतर जगत में आज भी मिलते हैं या विद्यमान है। साहित्य के स्वभाव में नव जागरण के प्रभाव से जो सरल और दुर्बोध अनेक विलक्षणताएं उत्पन्न हो गई थी, कवि के चिंतन और अभिव्यक्ति की प्रतिक्रिया में जो विचित्र प्रकार की उलझनें आ गई थी, इस निबंध में उनकी स्थूल और असमर्थ व्याख्या ही संभव है। जितना ही यथेष्ट समझना चाहिए कि नव जागरण की संभावनाएं जो प्रत्यक्ष होती जाती थी, वैसे वैसे कल्पना की उद्दामता की ओर कवियों की आसक्ति बढ़ती जाती थी। ऐसा भासित होता है, यानी ऐसा लगता है कि द्विवेदी युग ने अत्यंत स्थूल अर्थों में दैनिक जीवन की वास्तविकता को ही अपना सर्वस्व समझने वाली जिस इतिवृत्तात्मकता के शिलाखंड के नीचे कल्पना को दबा कर रख छोड़ा था, उसे खंड खंड करके कल्पना अत्यंत वेग से ऊपर आ गई थी। देखिए ऐसा इसमें क्यों कहा गया है, क्योंकि द्विवेदी युग जो है वो कौन सा समय काल है जहां स्थूल बात को ज्यादा महत्व दिया गया, सूक्ष्मता को नकार दिया गया। यहाँ पर इतिवृत्तात्मकता किसकी थी, स्थूलता की थी, जहां बुद्धि का प्रयोग ज्यादा था और कल्पना को इन्होंने बिल्कुल अनदेखा कर दिया था। प्रायः प्रतिशोध की कटुता के साथ जीवन का तिरस्कार कर रही थी। वो प्रतिरोध किसका कर रही थी, स्थूलता का। क्यों? क्योंकि जो छायावाद है ये क्या है, ये सूक्ष्मतावाद है, यानी इसमें सूक्ष्म बातें हैं जो द्विवेदी युग में नहीं थी और अब द्विवेदी युगीन जो विचारधारा है उसका प्रतिरोध होने लगा था। समकालीन जीवन बिल्कुल हीन और हेय था। साहित्य पूर्ण रूप से सतर्क था कि दैनिक विश्व की कोई भी प्रतिध्वनि काव्य में नहीं आए। उसकी विहार भूमि, शून्य आकाश, नंदकानन, जंगल और बाग बगीचे, वाटिकाएं तथा इतिहास के उस गहवर में थी जो समकालीन जीवन से बहुत दूर था तथा जहां कवियों की कल्पना अपनी पसंद की दुनिया बसा सकती थी। यह भावना इतनी प्रधान थी कि भूल से भी समकालीन जीवन की ओर दृष्टि निक्षेप करने वाले लोग अनायास ही अकवि समझे जाने लगे थे। यानी जो इस रास्ते पर नहीं चल रहे थे उनको क्या कहा जाने लगा, अकवि। छायावादी कालीन जो रचनाएं हैं उनमें यह संकेत भी नहीं मिलता है कि कवियों ने समकालीन जीवन को भली भांति देखकर उसे रुक्ष एवं अकाव्यात्मक समझकर छोड़ दिया हो। अधिकांश कवियों ने आसपास की दुनिया को समझने का थोड़ा भी प्रयास नहीं किया। ऐसा दिखता है कि काव्य की चेतना सीधे ऊपर से आती थी और प्राय सदैव दार्शनिक सिद्धांतों के स्तर तक ही आकर रुक जाती थी। उससे नीचे जो सुख दुख से मिश्रित एक दैनिक लोक था, जिसकी अनुभूतियों से दर्शन के सिद्धांत बनते हैं, वहां तक आने की प्रवृत्ति किसी में भी नहीं थी। छायावाद ने कल्पनात्मकता की जो रूढ़ी बना दी थी
उससे अलग भागने की प्रवृत्ति कभी कभी श्री भक्ति चरण वर्मा में लक्षित होती थी। किंतु यानी ये क्या थे, उस चीज से दूर जा रहे थे, कल्पनावाद से दूर जा रहे थे। कौन? श्री भक्ति चरण वर्मा। किंतु उस समय वे भी जीवन की नश्वरता एवं समृद्धि की समाधि तक ही आकर रुक जाते थे। यह भी ध्यान देने की बात है कि इन लोगों के ठीक पीछे जो लोग आ रहे थे, उनमें यहाँ इन्होंने शामिल किया है कि इस तंत्र में धन सब क्लेशों की जड़ है, बिना कारण कार्य नहीं है, अति लोभ नाश का मूल है, कर्महीन नर पावत नहीं है, और उड़ते के पीछे भागना। इसके साथ अगर देखें तो यहां पर ये मानते हैं कि उनमें और कुछ नहीं तो जीवन की विवशता के विरुद्ध एक सैद्धांतिक विरोध ही ध्वनित करें। उस समय बार बार कहा जाता था कि कविगण एक ऊंचे एवं आध्यात्मिक व्यापक जीवन की खोज में है, किंतु छायावाद काल की अधिकांश रचनाओं में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि कवियों ने जीवन की दैनिक वास्तविकता का त्याग किसी बड़ी वास्तविकता के ग्रहण करने के लिए किया हो, अथवा अपने आसपास के लोगों को छोड़कर वे प्रवास में इसलिए गए हों कि वहां से वापस आने पर जीवन की व्याख्या अधिक गंभीरता से कर सके। ऐसा उनके काव्य में कहीं पर भी नजर नहीं आता। उनका प्रवास कर्तव्यनिष्ठ गृहस्थ का प्रवास नहीं, बल्कि उस बालक का पलायन था जो अपने आसपास मन के मुताबिक वातावरण नहीं पाकर घर से भाग निकलता है। कल्पना के नंदन कानन में नई नई झूमों के अनुसंधानों में, काल्पनिक प्रेम और विरह की अनुभूतियों में वे एक मात्र अपनी ही तृप्ति खोज रहे थे। उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं था कि आखिर वह भी इसी समाज के प्राणी हैं और उनके आनंद में दूसरों का भी कुछ न्याय सिद्ध भाग है। इसके विपरीत अपने को वे कुछ अवतारी सा मान रहे थे और समझते थे कि उनकी प्रत्येक वाणी शाश्वत और पवित्र है तथा वह समाज के समझ में आए या नहीं, परंतु समाज को उनका आदर करना चाहिए। छायावाद की दुर्दशा अपनी पराकाष्ठा को पहुंच गई होती यदि उसमें पंत जी, निराला जी, प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा जी, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन नहीं होते। इस कुहासा यानी धुंधलेपन में निराला जी सदैव दृढ़ और पंत जी हमेशा प्रसन्न रहे। उसे छायावाद के विद्रोही स्वभाव का प्रतिनिधित्व निराला जी कर रहे थे। उसी प्रकार नव जागरण के आनंद और उल्लास का प्रतिमान कौन थे? पंत जी थे। प्रसाद जी अपनी समस्त दार्शनिकता, ज्ञान, गरिमा और विद्या वैभव को लेकर इस कुहासे में समृद्ध साधक के समान बैठे हुए थे तथा उन्हें वे लोग भी सिर नवाते जो इस नई दुनिया के खिलाफ थे। भगवती बाबू विशिष्टता के अधिकारी इसलिए हैं कि आरंभ में ही छायावाद की कमजोरियों का ज्ञान उन्हें हो गया था और उस युग में वे ही एक ऐसे कवि थे जो छायावाद के तत्कालीन रूप को असमर्थ जानकर कुछ अधिक शक्तिशाली स्वर फूंकने के लिए जब तब नए नए प्रयोगों की ओर जा रहे थे। आरंभ में उनकी विदा नाम की जो कविता है उसका जोरों से प्रचार हुआ, किंतु ऐसा दिखता है कि यह प्रशंसा उनकी दृष्टि पर आवरण नहीं डाल सकी और जब उनके ऊपर चारों ओर से फूल बरस रहे थे तभी वे विदा की टेक्निक छोड़कर आगे बढ़ गए। नूरजहां की कब्र, कानपुर का मेमोरियल, वेल और क्रय विक्रय नामक कविताओं में उन्होंने जिस टेक्निक और भावदशा को अपनाया वह स्पष्ट है कि विदा की टेक्निक और भावदशा से कहीं उन्नत और प्रभ विष्णु थी, यानी उनसे अलग थी या प्रभावशाली थी। उन्होंने उनके प्रयोगों के भीतर छायावाद आगे बढ़ रहा था और उस शैली की ओर अग्रसर हो रहा था जो कविता को लोक जीवन के अधिक समीप लाने वाली थी। माखनलाल जी इन कवियों के बहुत पहले से मैदान में थे और छायावाद की छाया शायद सबसे पहले उन्हीं पर पड़ी थी। वह और प्रसाद जी प्राय समकालीन थे, किंतु अगर देखा जाए तो 1912-13 में लिखी हुई कविताओं को देखने से ज्ञात होता है कि आगे चलकर उदय होने वाली किरण की झाई जैसे माखनलाल जी की रचनाओं में स्पष्ट होकर पड़ रही, वैसी प्रसाद जी की रचनाओं में नहीं है। यानी नए विचारों का प्रभाव माखनलाल जी की रचनाओं में दिखाई देता है। कारण शायद यह भी था कि प्रसाद जी का प्रगाढ़ पांडित्य नई शैली और मनोदशा को कुछ दूर तक अपने वश में रखने में समर्थ था, किंतु उद्दाम भावुकता के कारण माखनलाल
चतुर्वेदी 1920 से 30 के बीच छायावाद ने हिंदी कविता का सबसे बड़ा उपकार राष्ट्रीय कविताओं के क्षेत्र में किया। शुद्ध कला की भूमि में जहां छायावाद ने सिर्फ कुहासा ही कुहासा फैलाया, वहां राष्ट्रीय कविताओं को उसने इतिवृत्तात्मक तथा प्रचारात्मक होने से बचा लिया। भारतेंदु युग से राष्ट्रीय कविता की जो परंपरा चली आ रही थी, उसमें देश माता की वंदना और दुख दारिद्र्य का वर्णन ही प्रधान था। द्विवेदी युग में जो कविताएं शुद्ध इतिवृत्तात्मकता का प्रमाण ही बन गई थी, उस समय अन्य कविताओं की भांति देशभक्ति की कविताओं में भी कवि की व्यक्तिगत अनुभूति का चमत्कार नहीं होता था। ये कविताएं सब कुछ कहती थी, किंतु पाठकों के हृदय को छूने में सर्वथा असमर्थ थी। छायावाद ने राष्ट्रीय कविता के स्वभाव को पूरा किया तथा कवि की देशभक्ति में मनोदशा की अनुभूति बनाकर उसे शुद्ध काव्य के देश के में प्रतिष्ठित कर दिया। नवीन जी और माखनलाल चतुर्वेदी की कविताएं स्वदेश भक्ति का प्रचार नहीं करती हैं, बल्कि देशवासियों को उन अनुभूतियों का ज्ञान देती है जिसका जन्म देश प्रेम की भावना से होता है। छायावादी युग में पाठकों के बीच हिंदी कविता की बहुत कुछ प्रतिष्ठा राष्ट्रीय कवियों ने रखी तथा इन कविताओं ने ही इस बार का प्रमाण दिया कि नए आंदोलन में बड़ी बड़ी संभावनाएं छिपी हुई है, यानी इसमें बहुत कुछ नया बदलाव होने वाला है। इसी में एक मिट्टी की ओर जो इनका खंड है, उसमें क्या कहते हैं, 1930 के आसपास ऐसा मालूम होता है कि जनमत का प्रभाव यत्किंचित सुचारू रूप से कवियों पर पड़ रहा था। यह भी संभव है कि यहाँ तक आते आते दीर्घकालीन प्रयोगों के बाद छायावादी कवि परिपक्वता के पास पहुंच गए थे। अब उनकी रचनाओं में आकाश और अनिल का अंश घटकर संतुलन की ओर आ रहा था तथा शेष तत्व जल, अग्नि और यह जल, अग्नि और मिट्टी कह सकते हैं, मृदा कह सकते हैं, अपने समुचित भाग की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे थे। इसका स्पष्ट संकेत पंत जी के गुंजन में मिलता है। गुंजन की कविताएं कवि की उस चेतना का परिणाम है जो समाज के अधिक निकट आकर गाने की आवश्यकता की अनुभूति से उत्पन्न होती है। ऐसे लगता है कि कई वर्षों से समाज को अपनी समस्याओं के प्रति कवियों का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसमें उसे थोड़ी तो बहुत सफलता मिलने लगी थी। यद्यपि समाज की इस असफलता अथवा जीवन के प्रश्नों के प्रति साहित्य की चैतन्य वृत्ति के संकेत 2-1 वर्ष के बाद ज्योत्सना नाटिका में अधिक स्पष्टता के साथ प्रकट होने लगे थे, यानी ज्योत्सना में ये भाव अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। किंतु गुंजन में भी ये मनोवृत्ति प्रत्यक्ष हो गई थी। गुंजन पंत जी के निसर्ग प्रिय आनंद गीतों का संग्रह है, परंतु यह आनंद निरभाव कवि की कल्पना का आनंद नहीं, उसमें आशावादी चिंतक की प्रसन्न मुद्रा एवं जीवन के प्रति अधिक जागरूक भावों का तेज है। गुंजन की कविताओं में उस समय के कवि के मनोभाव हैं जो जीवन के समीप आकर उसी के आसपास अपने आनंद के उपकरणों की खोज करता है। परियों का देश उसे अब भी प्रिय है, किंतु अब उस देश का संबंध धरती से भी हो गया है, मानो मनुष्य चंद्रमंडल में आने जाने लगा हो। गुंजन की कविताओं में प्रकृति के रूपों का जो चित्रण हुआ, उसमें अज्ञात रूप से जीवन के प्रति कवि की जिज्ञासा परिव्याप्त मिलती है। इस जिज्ञासा का लय बहुत बाद में चलकर युगांत, युगवाणी और ग्राम्य में होने वाला था, जब कवि को अपने द्वारा उठाई हुई शंकाओं के उत्तर समाजवाद की साहित्यिक अनुभूति में प्राप्त होने लगे थे। किंतु गुंजन में ही यह जिज्ञासा तथा उसके निदान की खोज शुरू हो गई थी। इस प्रयास का उदाहरण गुंजन की सुख दुख संबंधित कविताएं ही नहीं, बल्कि प्रकृति के बिंब लेने वाले कुछ कलामय गीत भी हैं। कलामय गीतों की अगर बात करें, इन गीतों में जीवन की अवस्थाएं रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमाएं बनकर बोलती हैं तथा शब्दों के लाक्षणिक विन्यास से अनायासी ध्वनित होती हैं। क्या कहते हैं, जग के दुख दैन्य शयन पर वह रुग्ण जीवन बाला। चांदनी के इस रूप में समाज की विषण मुद्रा का रूपक है तथा क्या कहते हैं, एकाकीपन का अंधकार दुस्सह है इसका मुख भार, इसके विषाद करे न पार, कि इसके दुख का कोई अंत नहीं है। आदि पंक्तियों में इस
निर्बंध व्यक्तित्वता के प्रति कवि की विरक्ति दिखाई देती है, जो उसे अब तक लोक जीवन से दूर रखकर अपने अंधकार की कारा में बांधे हुई थी। मिट्टी की ओर आने की प्रवृत्ति केवल उन्हीं कवियों के में लक्षित नहीं हुई जो शुद्ध कल्पना को छोड़कर भिन्न भावभूमि में गमन कर रहे थे, बल्कि इसका स्पष्ट संकेत उन कवियों में भी मिला जो किसी भी कारण से अपने पूर्व निर्मित मायालोक को छोड़ना नहीं चाहते थे। जैसे महादेवी वर्मा जी की निर्जा सांध्या गीत निकले, जिनमें पूर्वोपेक्षा, अधिक प्रसाद, अधिक बोधगम्यता, अध्यात्म के अधिक पुष्ट स्वर दिखाई देते हैं या विद्यमान हैं। इतना ही नहीं, वरन इस समय जो भी नए कवि काव्य भूमि में उतर रहे थे, उन सब में समाज के प्रति एक विशिष्ट प्रकार के दायित्व का भाव था। उनकी प्राय कोई भी अनुभूति ऐसी नहीं जिसे समाज के प्राणी समझ नहीं सके। पंत जी वाली पीढ़ी के ठीक बाद आने वाले कवियों में बच्चन जी छायावाद की विरासत, व्यक्तिक निराशा और वेदना को लेकर आए, लेकिन छायावाद कालीन काल्पनिक निराशा उनकी कविताओं में सत्य और सजीव हो उठी। यानी छायावाद में जो उनकी काल्पनिकता या निराशा का भाव है वो सत्य और सजीव हो उठा। मानो हिंदी कविता को निराशा के आनंद से परिचित कराने के लिए भगवान ने कवि को अग्निपुंज में डाल दिया हो। बच्चन जी ने भाषा की संभावनाओं का भी अनुसंधान किया तथा अपने भावानुरूप उसका एक ऐसा स्वरूप ढूंढ निकाला जो हर तरह से कविता की शोभा और शक्ति को बढ़ाने वाला था। उनका आविर्भाव हाल के हिंदी साहित्य की प्रमुख घटनाओं में से एक है तथा उसके हाथों जनता के बीच हिंदी कविता का बहुत बड़ा यशोविस्तार हुआ। जनता के बीच हिंदी कविता का बहुत बड़ा यानी यश करने वाला विस्तार हुआ। मिलिंद जी बच्चन जी से भी कुछ पहले आए थे, अतः आरंभ में उनमें निराशा की रूढ़ी का आवेग स्वाभाविक ही था। खिलो कुसुम कुल थिरको जलकर्ण, मंगल में हो तुम्हें बसंत, पर क्यों छोड़ जाते हो विरही के डर के भाव अनंत। पर आगे चलकर वह इस विषम लोक से निश्चित रूप से निकल गए और इस दुनिया में खड़े हो गए और पौरुष और आशावाद का आलोक फैल रहा था। नेपाली नरेंद्र, आरसी, केसरी, रामदयाल, इन कवियों की मनोदशाओं में पूरी एकता नहीं थी। नरेंद्र जी में रूपा शक्ति प्रधान थी, नेपाली जी प्रकृति को देखते हुए आ रहे थे, आरसी बाबू में संस्कृत काव्य और छायावाद के मिश्रित प्रभाव से एक ऐसी विलक्षणता उत्पन्न हो गई थी जो नए ढंग के व्यक्तिक अनुभूतियों को कालसिक शैली में अभिव्यक्त करना चाहती थी। केसरी जी में आरसी बाबू से मिलती जुलती मनोदशा का विकास हो रहा था, किंतु उनमें दो और नए गुण आप गए थे। शैली के पक्ष में अंग्रेजी कवियों का प्रभाव और भाव पक्ष में ग्राम्य जीवन की सरलता के प्रति अनुरक्ति। पंडित रामदयाल पांडे कला के माध्यम से जीवन को विरूपताओं को देखते हुए आ रहे थे तथा उनकी वाणी स्वभावतः ही ओजस्विनी और द्वितीयपूर्ण थी। इस दूसरी पीढ़ी के कवियों की मनोदशाएं परस्पर एक दूसरे से बहुत कुछ भिन्न थी, परंतु एक बात में उन सभी में आश्चर्यजनक एकता थी, यह भी सुंदर होने वाले सुस्पष्ट होने की प्रवृत्ति। ये कौन सी विशेषता थी? सुंदर होने के पहले स्पष्टता उसमें होनी चाहिए। हिंदी कविता छायावाद के कुहासे से निश्चित रूप से बाहर आ चुकी थी और वह किसी भी ऐसी अनुभूति पर हाथ डालना नहीं चाहती थी जो समूह की अनुभूति से इतनी दूर हो कि उसकी समझ में ही ना आ सके, यानी कल्पना का उसमें अभाव अब होने लगा था। इन कवियों में से कोई भी रुक्ष अथवा नीरस नहीं था। सौंदर्य के प्रति भी सभी में उद्दाम आसक्ति थी। रूप सृष्टि के लिए लोग भी उतने ही प्रयत्नशील थे जितने कि छायावाद काल के समर्थ कलाकार, किंतु सौंदर्य ढूंढने के प्रयास में वे कविता के प्रसाद गुण को खोना नहीं चाहते थे। छायावाद की माया किरण इनकी दुनिया में भी चमकती थी, किंतु वह किरण ही थी, कुहेलिका नहीं। इनकी एक विशेषता यह भी थी कि ये कभी भी ऐसी चीज को उठाते थे जो इनकी समझ में अच्छी तरह से नहीं आती थी। बोधगम्य और सुस्पष्ट विषयों की खोज में वे मनुष्य के दैनिक जीवन के अधिक समीप आने लगे थे। अधिक समीप का अर्थ यह नहीं है कि वे जीवन की स्थूलताओं में डूबने लगे थे। यह काम तो उनके लिए छोड़ दिया गया जो तथाकथित प्रगतिवाद के नाम पर स्थूल और नीरस विवरणों को काव्य कहकर पुकारते हुए आगे चलकर आने वाले थे।
मेरा अभिप्राय इतना है कि नरेंद्र, नेपाली, बच्चन, आरसी और रामदयाल जीवन में इतना समीप आ गए थे जहां से वे इसका कोलाहल भली भांति सुन सकते थे। इस पीढ़ी में दो ऐसे कवि आए जिन्हें छायावाद की कुहेलिका ने समाज के सामने पूर्ण रूप से प्रकट होने नहीं दिया। एक इनमें है नवयुग कवि श्री रामेश्वर शुक्ल, अंचल जिनको कहा जाता है, जो अनेक क्रांति स्फुटलिंगों को लेकर उस कुहेलिका में आज भी तड़प रहे हैं। और दूसरे हैं श्री केदारनाथ मिश्र, प्रभात के नाम से जिनको जाना जाता है, जो हृदय के अगणित समर्थक भावों के सुष्ठु एवं ओजस्विनी अभिव्यक्ति इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि छायावाद की आदि कुहेलिका का मोह उनमें घनीभूत हो गया है। इन दोनों कवियों के भाव जगत अलग अलग और भिन्न है। अंचल जी प्रधानतः धरती के कवि हैं, इसलिए उम्मीद है कि बदली को फाड़कर खुलकर धूप में घूम सकेंगे, लेकिन प्रभात जी उषा के पहले सोपान पर रहते हैं, अतः खुली धूप की तेजी को वह शायद बर्दाश्त नहीं कर सके। अंचल जी और प्रभात जी के समान ही पंडित जानकी वल्लभ जी शास्त्री भी विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया के अपवाद हैं। वह प्रधानतः गीतों के कोमल कलाकार हैं तथा उनके अनुसंधान का झुकाव नए सुर और तदनुरूप सफूट भावनाओं की ओर है। तत्काल चिंतन और रूप सृष्टि की उन्मत्त मनस्थिति खंड खंड होकर उनके गीतों में प्रकट होती है तथा मन से वह छायावाद कालीन निराशकार विश्व के अधिक समीप है। वह हिंदी कविता की भूमिका में छायावाद की कोमलता पर रिझते हुए आए थे और उनका लालन पालन बड़े ही लगन से करते आ रहे थे। गाथा में उनकी दृष्टि जीवन की दैनिक घटनाओं के बीच खेलती हुई दिखाई पड़ती है, किंतु यह उनका सच्चा स्वरूप नहीं है। उनका सच्चा रूप तो वह है जहां वह जीवन के दैनिक व्यापारों को भूलकर उस मनोदशा की अनुभूति लिखते हैं जिसका संबंध किन्हीं ऐसे व्यापारों से नहीं होता। सुधरते हुए छायावाद की रेखा पंडित नरेंद्र शर्मा की कविताओं से स्पष्ट मिलती है। इनके मिट्टी और फूल इस नाम से ही मानो छायावाद का एक रूप साकार हो गया। फूल शब्द से जो सुंदरता, मधुरिमा और सुरभि व्यंजित होती है, छायावाद उन सभी गुणों को अपने साथ ला रहा था, किंतु इन सारी विभूतियों के साथ उसका गमन किस ओर हो रहा था? मिट्टी की ओर हो रहा था। वह मिट्टी जिसकी गोद में सुंदर और सुरभित फूल खिला करते हैं। छायावाद के पूर्व और नवीन रूपों का यह भेद सिर्फ कविताओं से नहीं बल्कि कुछ काव्य पुस्तकों के नामों से भी व्यंजित होता है। जो पहले विपंची थी वह अब रागिनी हो गई थी। जो पहले निहार और पल्लव था उसका नाम अब मिट्टी और फूल हो गया था। इतना ही नहीं बल्कि युगांत, युगवाणी, मानव, गण देवता, प्रभात फेरी और किरण वेला इन सभी नामों से उस नए क्षितिज का संकेत था जो छायावाद की कुहेलिका से धीरे धीरे प्रकट हो रहा था। सत्याग्रह आंदोलन के बाद का दशक छायावाद के इसी रूप परिवर्तन और परिपाक का काल था। इसके बीच जिन प्रभावों के कारण अग्रज कवियों की वाणी अधिक गंभीर और पुष्ट हो रही थी, उन्हीं प्रभाव के कारण नवोदित कवियों में अधिक सारवान, स्वप्न एवं सुस्पष्ट शैली का उदय हो रहा था। सृष्टि के आरंभ में जिस प्रकार केवल नेबुला, जिसे राहुल जी ने हलवे सा अस्थि विहीन कोई ढुलमुल पदार्थ कहा है, तथा काठिन्य इसके भीतर बहुत बाद को आया, यानी केवल ढीला ढाला सा काठिन्य, यानी उसका जो गठन है उसमें जो कड़कपन है वो बाद में आया। उसी प्रकार छायावाद के आरंभिक काल में कल्पना हल्की और तरल थी, उसमें उसके भीतर बीज का कड़ापन नहीं मिलता था। यह कड़ापन 1930 के बाद प्रकट हुआ। इस काल को हम करुणा के राज्य में विचारों की स्थापना का काल कह सकते हैं। इस काल की प्रमुख रचनाएं कामायनी, तुलसीदास, जिसमें एक विशिष्ट प्रकार की प्रौढ़ और छायावादी काल्पनिकता के भीतर विचारों की बहुत ही पुष्ट रीढ़ पाते हैं। बच्चन, नरेंद्र, आरसी, नेपाली, रामदयाल, सुमन, इस काल में जो भी नवीन कवि मैदान में आए, सभी में भावुकता से अधिक विचारों का प्राधान्य, अथवा उसे यूं समझना चाहिए कि छायावाद कालीन भावुकता के आतिशय की पृष्ठभूमि पर जब ये कवि अपने विचार
पूर्ण मनस्थिति को लेकर उतरे, तब ऐसा ज्ञात हुआ मानो इनके विचार इनकी भावुकता से अधिक ज्यादा प्रबल है। यह एक साधारण नियम की बात है, किंतु संभव है लोगों को इसमें अपवाद के भी उदाहरण मिले। किंतु एक बात सत्य है कि इनमें से कोई भी कवि केवल यह नहीं सोचता था कि वह कैसे कह रहा है, वरन यह भी कि वह क्या कह रहा है। यह प्रवृत्ति उन कवियों में भी प्रधान थी जिनके पास कहने को कुछ अधिक बातें नहीं थी, पर जो कुछ उन्हें कहना था उसके प्रति जागरूक थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो आरंभ में इस क्या और कैसे के बीच समुचित सामंजस्य स्थापित करने का सच्चा मार्ग नहीं पा सकते थे, किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया उनमें उपेक्षित विकास के क्रम प्रकट होते गए। यह कहना कठिन है कि 1930 के बाद हम काव्य के क्षेत्र में जो सुस्पष्टता, दृढ़ता, ओज की वृद्धि देखते हैं, उसका श्रेय नवोदित कवियों को मिलना चाहिए अथवा पहले के आचार्यों को। दूसरे शब्दों में, यह छायावाद के संस्कार का परिणाम था अथवा नई पीढ़ी का कोई नूतन अवदान। कुछ लोग इसे छायावाद की शून्यता के विरुद्ध जन्मी हुई प्रतिक्रिया का आरंभिक चिन्ह मानते हैं। कुछ इस बात को स्वीकार करने के पूर्व हमें यह सोच लेना चाहिए कि प्रगतिवाद हमारे साहित्य का कोई जागरण विशेष है या नहीं। कम से कम कविता में तो वह किसी नव जागरण का सूचक नहीं है। जिन कविताओं को हम प्रगतिशील कहते हैं, उनके प्रति जनता की रुझान का कारण उनकी काव्यात्मक विलक्षणता नहीं, बल्कि उनके भीतर से सुनाई पड़ने वाला राजनीति का नाद है। जनमत की अनुरक्ति के आधार पर प्रगतिवाद को कविता का जागरण मानने के पूर्व हमें जनता को यह बता देना चाहिए कि जो बातें केवल कविता में कही जाती हैं, वही बातें चमत्कार के विनाश के बिना गद्य में नहीं कही जा सकती। खड़ी बोली में कविता का जागरण एक ही बार हुआ और वह छायावाद का अभ्युत्थान था। उसके बाद से जो कुछ भी हुआ, छायावाद के परिपाक की प्रक्रिया मात्र है। यह प्रक्रिया पंत जी के गुंजन से पूर्व भगवती बाबू की रचनाओं में भी आरंभ हो चुकी थी। छायावाद की आरंभिक अवस्था में उनकी संभावनाएं प्रायः प्रच्छन्न और प्रसुप्त थी। ऊपर हम जो कुछ देखते हैं वह धुआं और उच्छ्वास था। शक्ति के अंगारे अभी आगे चलकर प्रकट होने वाले थे। 1920 से लेकर 30 तक कई प्रकार की प्रतिभाओं के संसर्ग में रहकर छायावाद कई प्रकार की परीक्षाएं दे चुका था और उसकी शक्ति के परस्पर ईषद भिन्न कितने ही स्वरूप प्रत्यक्ष हो चुके थे। पंत जी ने उससे औप्त, नीलिमा और उष्मा को चित्रित करने का काम लिया था तथा निराला जी ने उसके कंठ से उद्दाम पौरुष के महाजागरण का गान गाया था। वह कल्पना और आनंद के बेघों में लबालब प्रसाद जी के प्रगाढ़ दार्शनिकता का भार सफलतापूर्वक वहन कर चुका था। उसमें महादेवी जी की आध्यात्मिक वेदना की रागिनी सहज मधुर सुरों में बज चुकी थी। इतना ही नहीं, बल्कि मृतिवासिनी राष्ट्रीय कविता को उसने स्पर्श मात्र से सुवर्ण में परिणित कर दिया था तथा काव्य दृश्य के महान सम्राट श्री मैथिली शरण जी को अपने जादू के देश में बुलाकर उसने उनकी वाणी को अद्भुत चमत्कारों से युक्त कर दिया था। जो समय बीतता जाता था, छायावाद के कितने ही छिपे जौहर प्रकट हो जाते थे। उसने हिंदी कविता में अभिव्यंजना के अनेक द्वार खोल दिए और प्रत्येक समर्थ कवि अपनी हर तरह की अनुभूति को उसके माध्यम से पूरे चमत्कार के साथ कह सकता था। छायावाद रीति अथवा द्विवेदी कालीन शैली की एक दुर्दम्य या कठोर नहीं था, बल्कि उसमें एक अद्भुत नमनीयता का वास था। नमनीयता का तात्पर्य क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, यानी उसमें लचीलापन था। यह ठीक है कि कल्पना की अधिकता की रूढ़ी उसमें भी बनती जा रही थी, किंतु यह बंधन उस कवि के लिए नहीं था जिसकी मनोदशा इसके विपरीत हो। जो लोग इस रूढ़ी को तोड़कर चलना चाहते थे, छायावाद उन्हें किस प्रकार की बाधा नहीं दे सकता था। महादेवी जी की तरह जिन लोगों को उसकी गहनतम कुहेलिका के भीतर छिपकर चलना पसंद था, वह उनकी भी इच्छा पूरी करता है, तथा सुभद्रा कुमारी की तरह जो लोग उसके प्रकाश में खुलकर पृथ्वी पर चलना चाहते थे, उनकी सहायता करने में भी उसे संकोच नहीं था। अर्थात कवि के भावों के अनुसार ही छायावाद बन रहा था। यही नहीं, बल्कि वंशीधर विद्यालंकार तथा हरिकृष्ण प्रेमी की तरह जो लोग उसी
उसकी दो एक किरणों की ही जगमगाहट के अभिलाषी थे। छायावाद उनकी भी मनोकामना पूरी कर सकता था। छायावाद की संभावनाएं अनेक और महान थी। जब तक कवियों की दृष्टि समाज की ओर नहीं गई, यानी जब तक वे आकाश के भ्रमण पथ में आनंद खोजते रहे, तब तक छायावाद उनको लेकर ताराओं और बादलों की राह चलता रहा। लेकिन जैसे ही वे धरती की ओर मुखातिब हुए, छायावाद उनके साथ ही पृथ्वी पर उतर आया। शैली की सामर्थ्य भाव दशा के अनुरूप ही घटती बढ़ती रही। पहले अगर छायावाद असक्त था, तो यह अभिव्यंजना की नई शैली का दोष नहीं, बल्कि उन कवियों का दोष था जो असक्त भावों के आलंबन से शक्तिशाली काव्य की रचना करना चाहते थे। किंतु जो ही उनके भाव शक्तिशाली होने लगते, छायावाद ने उन्हें पूरे बल के साथ साथ दिया है। यानी छायावाद किसी के भावों को तिरस्कृत नहीं करता, बल्कि उनके भावों को परिष्कृत करता है, शुद्ध करता है या बल देता है। इसीलिए मेरा विचार है कि जिसे हम प्रगतिवाद कहते हैं, वह छायावाद के परिपाक के सिवा और कुछ भी नहीं है। प्रगतिवाद को कविगत किसी नए जागरण का पर्याय मानना अनेक दृष्टियों से अयुक्तियुक्त और खंडनीय है। यहाँ पर प्रगतिवाद को छायावाद का ही परिष्कृत रूप मानते हैं, या छायावाद में बदलाव ही प्रगतिवाद है। सबसे पहले तो प्रगतिवाद के नाम पर हिंदी में जो कुछ भी सुंदर रचनाएं की गई, उनकी शैली, लक्षणा, व्यंजना, विशेषण, विपर्य, नाच, चित्रण, मानवीकरण, अनुक्ति, समासोक्ति से युक्त वही शैली है जिसकी विशिष्टता छायावाद ने स्थापित की थी। फिर उसके कवि भी अधिकांशतः वही लोग हैं जो छायावाद का उन्नयन अथवा अनुगमन करते हुए यहाँ तक आए थे, यानी छायावादी विचारधारा के साथ चलते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। यह सच है कि इधर कई वर्षों से हिंदी कविता में कुछ ऐसे भाव भी प्रवेश पाने लगे थे जिनका काव्य जगत में आना छायावाद काल में निषेध माना जाता था। किंतु इस प्रक्रिया का आरंभ छायावाद ने ही किया था और उसके अभ्युदय के समय से ही हिंदी कविता के क्षेत्र में कितने ही अपरिचित और विलक्षण भावों का प्रवेश आरंभ हो गया था। प्रगतिवाद की सबसे बड़ी विशेषता शायद यह थी कि उसने काव्य में राजनीति की स्थापना की। किंतु यहाँ यह याद रखने योग्य है कि छायावाद का पर्याय रोमांसवाद प्रायः सभी देशों के उग्र राजनीतिक आंदोलनों के प्रति सदैव सहानुभूतिपूर्ण तथा आरंभ से ही हिंदी में भी वह उग्रता का समर्थक रहा है। अभी बातें राजनीतिक तक ही है। ऐसा लगता है जीवन का कोई भी अंग कवि के लिए अस्पृश्य नहीं रह गया है। विचारों और मनोदशाओं की क्रांति निराशा की धुंधली वाणी होकर ही खत्म नहीं हो सकती। अगर ऐसा हो तो समझना चाहिए कि इतने दिनों का वैज्ञानिक अनुसंधान और स्वतंत्र चिंतन का प्रयास बेकार होगा। छायावाद की पूर्ण परिणति उस दिन होगी जब वह अपनी समस्त चेतनाओं को लेकर मनुष्य के बीच बस जाएगा, जब उसकी दृष्टि में नीच और उच्च का भेद नहीं रहेगा, जब वह आकाश को श्रेष्ठ और धरती को हे नहीं समझेगा, जब वह अपनी कोमलता की रक्षा के लिए तारों और बादलों की रंगीनियों में छिपता नहीं फिरेगा, तथा जब उसमें इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि जीवन की धूप में भी खड़ा रहकर अपने हृदय के रस को सूखने नहीं दे। छायावाद अपने विकास के पथ पर गतिशील है। उसकी शक्तियां एक के बाद एक बड़ी ही विलक्षणता को प्रकट करती है। परिमल से तुलसीदास तक, पल्लव से ग्राम्य तक, मधुकर्ण से मानव तक, दूसरे पक्ष में निहार से दीपशिखा और मधुकलश से सतरंगिनी तक इसी विकास के सोपान बनते चले आए हैं। विकास के विस्तीर्ण पथ पर नेपाली और रामदयाल, अंचल और सुमन, नरेंद्र और आरसी, ज्योति के कितने ही नए स्तंभ पृथ्वी को फोड़कर प्रकट होते जा रहे हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसका कुछ न कुछ संबंध छायावाद से नहीं हो। सच तो यह है कि छायावाद के जागरण के बिना इन कवियों की उत्पत्ति असंभव होती। अब हिंदी कविता की वह भूमि बच जाती है जहां एक अत्यंत नवीन प्रवृत्ति को लेकर डॉक्टर रामविलास शर्मा और अगय जी के नेतृत्व में तार सप्तक के कवि एक नया प्रयोग कर रहे हैं। अगय जी की चर्चा इस लेख में बहुत पहले होनी चाहिए थी, किंतु ऊपर से कवियों में से किसी के भी साथ उनकी मनोदशा और चिंतन की गहराइयों की पूरी क्षमता नहीं होने के कारण और कुछ तार सप्तक के कवियों के साथ उनकी पूरी अनुरक्ति के कारण उचित यही जान पड़ा कि उनकी चर्चा और उनके अनुयायियों के साथ ही की जाए। सर्वसाधारण के बीच तार सप्तक एक स्वागत, विस्मय, कुतूहल और विरक्ति के साथ होगा।
लोग कहेंगे कि हिंदी कविता में एक नया उत्पाद फिर शुरू हुआ, लेकिन इस उत्पाद के बीच भी छायावाद के उन्नत कवियों की व्यक्तित्वपूर्ण मनस्थिति में विद्यमान और विकास के क्रम में आज से पूर्व ही उनकी झलक भी मिल रही थी। अतएव विरक्त हो जाने मात्र से निस्सार नहीं है। तार सप्तक की कविताएं एक विशिष्ट मनोदशा की अभिव्यक्ति हैं और संभव है कि शीघ्र भी हम कई सात कवियों को इन मनोदशा से ग्रस्त पाएं। पहली दृष्टि में तार सप्तक की कविताएं कविताओं के समान नहीं दिखती। ये उन सभी कविताओं से भिन्न है जिन्हें देखने और सुनने में हम अब तक आदी थे। इनका कवि काव्य के साधारण नियमों को भी जानबूझकर भूल गया है। अपने प्रमाण पर उसने ये मान लिया है कि प्रत्येक प्रकार के विषय और द्रव्य का कविता में उपयोग करने का उसे निसर्ग सिद्ध अधिकार है। वह कविता के प्रचलित रूपों एवं उसके प्रति जनता की सहज धारणाओं की उपेक्षा करता है। लोकमत की इस घोर उपेक्षा से एक प्रकार की व्यक्तिकता व्यंजित होती है जो पाठकों को चिढ़ाने वाली है, किंतु डूबकर सोचने से स्पष्ट हो जाता है कि यह व्यक्तिकता समाज के प्रति दायित्वहीन नहीं बल्कि उसका आदर करने वाली है। तार सप्तक के किसी भी कवि ने कोई भी ऐसा विषय नहीं उठाया जिसका सीधा संबंध समाज से नहीं हो, किंतु फिर भी कोई चीज है जो इन कवियों में नहीं मिलती। कविता का कोई खास गुण है जो इससे गायब है। अधिक से अधिक हम यही कह सकते हैं कि इन कविताओं में समाज की समस्याओं को सोचते रहने वाले किसी कवि या मनुष्य की मनोदशा विशेष खंडित होकर अभिव्यक्त हुई है। इनमें उस चेतना का प्रतिबिंब है जो जीवन की विरूपताओं पर विचार करने वाली असंतोषी मनुष्य में उत्पन्न होती है। तार सप्तक की अधिकांश कविताओं में शब्द चित्रण का क्रम मनोविज्ञान के साथ चलता है और कवि को हम समकालीन जीवन के प्राय उतना ही समीप पाते हैं जितना उपन्यास लेखक को, बल्कि उसकी चिंताधारा पर चित्र व्यंजना से अधिक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पद्धति का प्रभाव है तथा पद्य के माध्यम से काम करने के कारण उसे यह सुविधा भी प्राप्त होती है कि वह उपन्यास लेखन की अपेक्षा अधिक सुगमता से अपने लक्ष्य पर बार कर सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये कविताएं शायद अच्छी न भी कही जा सके, किंतु ऐसा लगता है कि इनके भीतर से हिंदी कविता कोई नया कदम उठा रही है। ये छिछली भी हैं तथा इनका कोई निश्चित आकार भावना की पकड़ में भी नहीं आता, किंतु शायद आकारहीनता को ही आकार देने का प्रयास है। शायद आने वाले युग की कविता इनमें अपनी ट्रेनिंग पा रही हो। इन कविताओं में जो शैली है वो एकदम व्यक्तिक है तथा उसके भीतर का जिस कौशल के दर्शन होते हैं वह भी व्यक्तिक अभिव्यंजना के बहुत ही उपयुक्त है। सब मिलाकर मैं इन कवियों की प्रशंसा नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि में जो कुछ दिखता है वह निर्जन और विषण है तथा ये समझ में भी नहीं आता कि विप्लव और संघर्ष के पथ पर आरूढ़ देश में ऐसे कविताओं का जन्म क्यों हो जो रक्तहीनता के दोष से पीड़ित और पांडु हो। देखिए, ये हमारा पहला जो निबंध है वो पूरा हुआ इतिहास के दृष्टिकोण से। इनका दूसरा जो निबंध है दृश्य और अदृश्य का सेतु, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। इस निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य है उन पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये जो निबंध है बहुत लंबा निबंध है और निबंध क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी सी नीरसता आ जाती है क्योंकि विचार प्रधान है, इसलिए आप निराश ना हो। इस पर मैं एक छोटी वीडियो भी बनाकर आपको दूंगी जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।